दोस्तों आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है कर्नाटक प्रदेश का राजधानी है बेंगलुरु, और ये कहानी है बेंगलुरु की। कैसे एक सीधा साधा और सज्जन आदमी जो बहुत कम पढ़ा लिखा था, कैसे उसने एक बैंक की चोरी की और 15 करोड़ के लगभग का उसने सोना बैंक से चुरा लिया। लेकिन पुलिस उस कम पढ़े लिखे आदमी के द्वारा की गई चोरी को 6 महीने तक नहीं पकड़ पाई, और अंत में जब वो पकड़ा गया तो ये चर्चा का विषय बन गया और लोगों ने पुलिस और उस चोर की भी दाद दी कि भाई चोर हो तो ऐसा हो। क्या थी कहानी आज की, आइए हम आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कर्नाटक राज्य में एक बेंगलुरु शहर पड़ता है। वहाँ से लगभग 350 किलोमीटर के आसपास एक जगह है और उस जगह पर विजय कुमार नाम का व्यक्ति रहता था। उस विजय कुमार नाम के व्यक्ति की मिठाई की, पॉपकॉर्न, इन सब चीज़ों की दुकान थी और इन चीज़ों से वो अपना जीवन बसर गुजारा करता था। तो उसने कहा कि हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम स्टेट बैंक से 15 लाख रुपए लोन ले लेते हैं और 15 लाख रुपए लोन लेकर के हम अपने व्यापार को बढ़ाते हैं और व्यापार को बढ़ाएंगे और उससे बैंक का पैसा देंगे और अपना भी उससे फ़ायदा होगा। तो उसने कहा कि ठीक है। दोस्तों जहाँ पर उसका खाता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहुँचा और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने मैनेजर से बात की। आमतौर पर जैसा कि हम लोग बैंक में जब भी लोन लेने के लिए जाते हैं तो आमतौर पर जो मैनेजर और फील्ड ऑफिसर होते हैं वो ये आश्वासन देते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा। भले ही वो काम बाद में फिर ना हो, हम लोग चक्कर काटते काटते रह जाए, लेकिन शुरुआती वो ये कहेंगे कि हाँ हो जाएगा, आप सारे कागजात जमा कर दीजिए। तो ऐसे ही इस विजय कुमार नाम के व्यक्ति के साथ हुआ। मैनेजर ने कहा कि हो जाएगा, आप सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दीजिए, हमारी टीम जांच करेगी, जांच करने के बाद आपको लोन प्रोवाइड करा देगी। कितना चाहिए? उसने कहा साहब 15 लाख चाहिए। कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसने सारे कागज़ जमा करे। कागज़ के जमा करने के बाद स्टेट बैंक के अधिकारियों ने उससे कहा कि देखिए भाई, आपका सिविल ख़राब है और सिविल ख़राब होने की वजह से हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। तो उसने कहा कि साहब हमारा सिविल बहुत अच्छा, आप आसपास के दुकानदारों से बातचीत कर लीजिए और सोसाइटी में हमारी जांच कर लीजिए कि हमारा सिविल लेन देन बहुत अच्छा है। उसने कहा कि देखो ऐसा है कि हम सरकारी दस्तावेज़ों के आधार पर काम करते हैं, हम पब्लिक उसके आधार पर काम नहीं करेंगे, तो आपका ये लोन हम नहीं हो पाएंगे। और बेचारा थक हार करके अपने घर आ गया कि मेरा लोन अब नहीं हो पाएगा। दोस्तों फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना हम बैंक से ही जो है सामान चोरी कर लें और किसी को भनक भी ना लगे। तो एक उसने वेब सीरीज़ देखी, जैसा कि हम आमतौर पर आजकल वेब सीरीज़ों का चलन है। तो उसने एक वेब सीरीज़ देखी। उस वेब सीरीज़ में किस तरीके से बैंक को चोरी करना है ये उसमें दिखाया गया था। तो उसने लगभग 9 महीने, 8 से 9 महीने का समय लिया, ये जांच पड़ताल करी कि कैसे कैसे बैंक में चोरी करी जा सकती है। इसके लिए उसने कुछ वेब सीरीज़ देखी, कुछ यूट्यूब का भी सहारा लिया और अंत में अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और उनको सारी बात समझा दी और हर एक चीज़ का बड़ी बारीकी से ध्यान रखा कि हम कैसे भी करके पकड़ ना पाएँ। तो उसमें उसके कुछ मित्र भी शामिल थे। उन सब मित्रों से उसने एक नियत जगह पर मिला और नियत जगह पर मिलकर के प्लानिंग बनाई और सारी चीज़ें समझा दी कि इस तारीख को हम लोग मिलेंगे, इस तारीख को हम लोग यहाँ मिलेंगे, कोई किसी को फ़ोन नहीं करेगा। मतलब जितनी भी सावधानियाँ बरती जा सकती थी सारी सावधानियाँ उसने अपने दोस्तों को समझा दी। और दिनांक थी 25 और 26 की रात। 25 और 26 की रात को उन सभी दोस्तों ने मिलकर बैंक को चोरी करने का प्लान बनाया। दोस्तों बैंक से चोरी करने से पहले उन्होंने बहुत बार रिहर्सल किया कि हम बैंक से जाएंगे, वहाँ से ये सामान उठा के लाएंगे। तो ऐसा रिहर्सल करने के लिए वो बैंक तक गए, वहाँ से मिट्टी ईंट उठा करके अपने घर तक लाए, देखा रास्ते में कौन कौन मिलता है, पुलिस है या नहीं है। तो बहुत बार रिहर्सल की और पक्का हो गया कि अब कोई दिक्कत नहीं है। बैंक 2 दिन के लिए बंद हो चुका था और 2 दिन के बाद बैंक बंद होने के बाद अब बारी आई कि जो है अब हमें बैंक में चोरी करना चाहिए। और दोस्तों वो बैंक में चोरी करने के लिए इंटर हो गए, प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के बाद उन्होंने गैस कटर से बैंक का लॉकर काटा और बैंक का लॉकर काटने के बाद लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास, 13 से 15 करोड़ रुपए के आसपास सोना चोरी किया। और सोना चोरी करने के बाद पास के ही एक जंगल में गए और वहाँ पर गड्ढा खोद करके उस सोने को गाड़ दिया।
और उन्होंने कहा कि अभी हम लोग इस सोने को छुएंगे नहीं, कुछ समय बीत जाए, पुलिस की कार्रवाई और ये सारी चीज़ें शांत हो जाए, इसके बाद हम लोग आराम से निकालेंगे, धीरे धीरे खर्च करेंगे। क्योंकि अगर अभी हम लोग करेंगे खर्च तो ऐसा ना हो कि किसी को हमारी भनक लग जाए और हम हिसाब ना दे पाएँ। तो इसलिए उन्होंने जो सोना था वो जंगलों में छुपा दिया एक निर्धारित स्थान पर। और दोस्तों, पुलिस ने जब सुबह बैंक खुली, बैंक खुलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जितने भी बैंक कर्मचारी थे सबको रिमांड पर लिया, सबसे पूछताछ की और बहुत कड़क पूछताछ की, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। सारे सीसीटीवी खंगाले, लगभग उस बैंक के 50 किलोमीटर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे सारे खंगाले, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। सायरन चेक किया गया कि भाई सायरन क्यों नहीं बजा, तो पता चला कि वो सायरन बहुत पुराना था, इसलिए सायरन नहीं बजा। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही थी बैंक की। इसके बाद उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, दूसरे प्रदेशों के जो चोर हैं उनसे संपर्क करते हैं। तो दूसरे प्रदेशों के चोरों से संपर्क किया। आमतौर पर जो घटनाएं हुई थीं उस समय में उन सभी चोरों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा और पुलिस थक हार कर बैठ गई। पुलिस के अधिकारी ये कहते रहे कि चिंता ना करें, हम इसका सफल खुलासा करेंगे, सफल अनावरण करेंगे। और ऐसा करते करते 5-6 महीने बीत गए, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। और दोस्तों, ये चोरी लगभग अक्टूबर महीने में हुई थी और ऐसे ऐसे करके महीना आ गया मार्च का। इसकी पड़ताल करने के लिए 5 इंस्पेक्टर और 10 सब इंस्पेक्टर की टीम बनाई गई कि भाई इस घटना का अनावरण करना है। और पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही थी। तभी अचानक से तमिलनाडु के पास से पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में बताया जाता है कि एक व्यक्ति है, आप मेरा नाम मत लीजिए, उस व्यक्ति ने अपना गांव में बहुत अच्छा घर बनवा लिया है, शहर में भी बहुत अच्छा घर बनवा लिया है, और उसके जो मित्र हैं उन मित्रों को वो पैसे उधार दे रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस व्यक्ति के पास ये जो पैसे आए हैं ये ज़रूर कहीं ना किसी गलत काम से आए हैं। जैसे ही पुलिस को ये सुराग लगती है, पुलिस तुरंत विजय कुमार के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद उससे हिसाब किताब मांगती है, सारी जांच पड़ताल करती है। तो जांच पड़ताल करती है, हिसाब किताब मांगती है, तो पाती है कि वो विजय कुमार उन चीज़ों का सही जवाब नहीं दे पाता है। और जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो विजय कुमार टूट जाता है और सारी घटना जो उसने की थी उसे कबूल कर लेता है। दोस्तों, जिस तरीके से उसने चोरी की थी वो वास्तव में एक बहुत ही ऐसी चोरी थी जिसका पता लगाना संभव नहीं था। और पुलिस 5 महीने क्या 5 सालों में भी 50 सालों में भी उसका पता ना लगा पाती, लेकिन जो पैसे उसको मिले थे उन पैसों को वो पचा नहीं पाया। और ना पचाने की वजह से जो पुलिस के मुखबिर थे उन्होंने पुलिस को गुप्त सूचना दी और गुप्त सूचना के माध्यम से ये जो व्यक्ति था ये पकड़ा गया। तो अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना भी चालाक हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सुराग ज़रूर छोड़ देता है जिससे वो कानून के शिकंजे में फंस जाता है। दोस्तों, अब सभी लोग पकड़ करके उन पर मुकदमा दर्ज हो गया और वो जेल चले गए हैं। अब आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन ये जो विषय था ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। लोग चोर की प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई चोर हो तो ऐसा हो, और अधिकारियों को भी जो वहाँ की सरकार है उसने इनाम घोषित किया है कि भाई इनको जो है इस मौके पर इस इनाम राशि से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।